जगलाल चौधरी की जयंती समारोह में शामिल होने पर राहुल गांधी जिस आयोजन में शामिल हुए उस स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान से ज्यादा अपमान की बातें निकलकर सामने आई। आखिर क्यों आयोजन में घटी बातों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 18 दिन में दूसरी बार पटना पहुंचे थे। मौका था स्वतंत्रता सेनानी और दिवंगत कांग्रेसी नेता जगलाल चौधरी की 130वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम का। कार्यक्रम में राहुल ने स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी को श्रद्धांजलि दी, पर जिस शख्सियत को नमन करने राहुल पहुंचे थे उनके बेटे को ही मंच पर जगह नहीं मिली। यही नहीं, राहुल गांधी ने जगलाल चौधरी के बेटे से मुलाकात भी नहीं की। हमको मंच पर नहीं जाने दिया गया। आपके पैर में भी तकलीफ है? बहुत तकलीफ है, मैं चल नहीं पाता हूँ। इतना ही नहीं, भाषण की शुरुआत में ही राहुल गांधी ने स्वतंत्रता सेनानी के नाम को भुला दिया। राहुल ने 2 बार जगलाल चौधरी को जगत चौधरी कहकर संबोधित किया। दर्शक दीर्घा से आवाज उठी, तब राहुल गांधी ने सॉरी बोलकर भूल सुधार किया। जगत चौधरी जी, महात्मा गांधी, जगलाल चौधरी जी, जगलाल चौधरी जी। इधर भूदेव चौधरी को राहुल गांधी से मिलने से रोकने पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है और अपमान का आरोप लगाया है। जगलाल चौधरी जी के कार्यक्रम में आए थे, आप उनको सम्मानित करने आए थे या उनको अपमानित करने आप आए थे, ये बताना चाहिए आपको। उनके पुत्र आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं से, आपके सुरक्षा कर्मियों से गुहार लगाते रहे कि मुझे एक बार राहुल गांधी जी से मिलने दिया जाए, मेरे ही पिता के कार्यक्रम में आए हैं, लेकिन उनके साथ कितनी बदसलूकी की गई, धक्के मारकर वहां से हटा दिया गया। कांग्रेस की अपनी ही पार्टी के पूर्व नेता और स्वतंत्रता सेनानी के कार्यक्रम में जो कुछ हुआ उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। भूदेव चौधरी को मंच पर कुर्सी क्यों नहीं मिली? दिवंगत जगलाल चौधरी के बेटे को मिलने से क्यों रोका गया? राहुल ने स्वतंत्रता सेनानी के परिवार का क्या अपमान किया? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। राहुल गांधी ने बिहार में हुए जातीय गणना पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी ने दूसरी बार जातीय गणना पर सवाल खड़े करते हुए कहा, किसकी कितनी आबादी है ये जानना जरूरी है और इसके लिए जातीय गणना होना भी चाहिए, लेकिन बिहार वाली जातीय गणना नहीं। जातीय गणना देखना है तो तेलंगाना वाला देख लें। राहुल गांधी के इसी बयान से सियासत सुलग गई है। स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी की जयंती समारोह में शामिल होने पहुंचे राहुल गांधी ने एक बार फिर बिहार में हुए जातीय गणना पर सवाल खड़े कर दिए। कुछ दिन पहले पटना दौरे पर आए राहुल गांधी ने जातीय गणना को फेक बताया था। अब राहुल गांधी ने जातीय गणना पर बड़ा बयान देते हुए कहा, किसकी कितनी आबादी है ये जानना जरूरी है, इसके लिए जातीय गणना होनी चाहिए, लेकिन बिहार वाला जातीय गणना नहीं। जातीय गणना देखना है तो तेलंगाना वाला देख लें। सबसे पहले ये पता लगाना है कि सचमुच में किसकी कितनी आबादी है और किसको कितनी भागीदारी मिल रही है। और ये पता लगाने का एक ही तरीका है, उसका नाम है जाति जनगणना। और ये बिहार वाला जो जाति जनगणना में इसकी बात नहीं कर रहा हूं। जाति जनगणना देखना है तो तेलंगाना वाला देख लीजिए। इधर राहुल गांधी की तरफ से बिहार की जातीय गणना पर सवाल उठाने के बाद सियासत सुलग गई। आरजेडी ने राहुल गांधी के बयान के उलट जातीय गणना के आंकड़े को सही ठहराया, लेकिन ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि इन आंकड़ों पर आरजेडी की सरकार सही तरीके से काम करेगी। तो राहुल गांधी जी ने साफ ही कहा, जिन जातिगत गणने के आंकड़े आने के बावजूद भी अगर इस पर काम नहीं करेंगे तो बेहतर नहीं होगा। तो आने वाली जो कल की सरकार है, जो तेजस्वी जी के नेतृत्व में होगा, इसी आंकड़े के अनुरूप हम सशक्त और मजबूत समाज को करने की दिशा में बिहार का बजट भी बनाएंगे।
राहुल गांधी के जातीय गणना वाले बयान पर बीजेपी और जेडीयू ने तंज कसा है, तो कांग्रेस ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए जातीय गणना की रिपोर्ट में गड़बड़ी की बात कही है। बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जातीय गणना कराकर पूरे देश में एक मिसाल पेश किया और उसी जातीय गणना का क्रेडिट भाई तेजस्वी जी लेते हैं। तो एक तरफ भाई तेजस्वी जी क्रेडिट ले रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम बिहार वाला गणना नहीं तेलंगाना वाला मानेंगे। बिहार में पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी और इनके अपने साथी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल इसी जातीय जनगणना का श्रेय पानी पी पी के ले रही थी और आज वही जातीय जनगणना इन्हें बुरी लगने लग गई। राहुल जी, हमसे आपको कुछ नहीं पूछना है, कृपया आप अपने साथी, सबसे पुराने साथी लालू यादव, तेजस्वी और राष्ट्रीय जनता दल से पूछें। बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट पर राहुल गांधी के डबल अटैक के बाद बिहार की सियासत सुलग गई। राहुल गांधी के बयान को आरजेडी को ना निगलते बन रहा है ना उगलते। वहीं एनडीए राहुल गांधी के बयान पर आरजेडी से सवाल पूछ रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। लालू प्रसाद ने पहली बार अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की अपील की है। नालंदा में आयोजित कार्यक्रम में लालू प्रसाद ने दावा किया कि यदि तेजस्वी की सरकार बनी तो बिहार में फ्री बिजली के साथ ही झारखंड की तरह महिलाओं को भी हर महीने 2,500 रुपए मिलेंगे। लालू प्रसाद के बयान पर एनडीए नेता एक सुर में हमलावर हैं। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे हर हालत में। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने पहली बार अपनी जुबान से कहा कि मेरे बेटे को मुख्यमंत्री बनाइए। नालंदा में आयोजित कार्यक्रम में लालू प्रसाद ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बिहार में अपनी सरकार बनानी है और किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। बेटे की सरकार बनी तो क्या कुछ बिहार के लिए होगा, लालू के इस बयान को सुनिए। और हम सरकार बनाएंगे, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे हर हालत में। महिलाओं को 2,500 रुपया खाते में हम लोग डालेंगे, जैसे झारखंड में डाला। और बिजली फ्री लोगों को मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा, नौकरी भी हम लोग देंगे। जो हम बोलते हैं वो करते हैं। लालू प्रसाद कह रहे हैं कि यदि बेटे की सरकार बनी तो बिहार को फ्री बिजली मिलेगी, झारखंड की तरह महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये मिलेंगे। लालू प्रसाद के बयान पर एनडीए नेता हमलावर हैं। एक सुर में सत्ता पक्ष कह रहा है कि लालू के मन से सत्ता का लोभ नहीं गया, इसलिए झूठे वादे का सहारा लिया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव जी और उनके इतिहास को बिहार की जनता बखूबी जानती है। उनकी इच्छा होगी कि उनके सुपुत्र के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बने, इसलिए झारखंड मॉडल की फ्री योजनाओं की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता अच्छे से जानती है, ये फ्री में किसी को कुछ नहीं देते हैं। दिन में खुली आंखों से सपना देखना कोई लालू जी से सीखे, खुद तो सजा याफ्ता है। इसलिए बेटा तेजस्वी यादव जी को ये किन प्रकारेण बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की राजनीति में लगे हुए हैं। बिहार में मान्यता है कि उम्र के अंतिम पायदान पे झूठ नहीं बोलना चाहिए। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी उम्र के अंतिम पड़ाव में हैं और उन्हें झूठ की खेती जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी कर रहे हैं, उनको सींचने में लालू जी मदद कर रहे हैं। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। एनडीए की सधी हुई तैयारी के जवाब में लालू खुद अपने बेटे के नेतृत्व में सरकार बनाने की अपील अभी से कर रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से जी जान से चुनाव में कूदने का मंत्र दे रहे हैं, पर सत्ता पक्ष की ओर से परिवारवाद को लेकर लालू प्रसाद पर ताबड़तोड़ हमले भी शुरू हो गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार के साथ पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। इस बार तेजस्वी यादव लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर राज्यपाल से मिलने पहुंच गए। राज्यपाल से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर डिसऑर्डर है। तेजस्वी यादव के इस बयान पर एनडीए नेताओं ने पलटवार किया है।
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कानून व्यवस्था पर बिहार का सियासी पारा बेहद हाई है। तेजस्वी यादव कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सियासी बयानबाजी कर ही रहे थे। अब इसी मुद्दे पर तेजस्वी अचानक राजभवन पहुंच गए। तेजस्वी ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को बिगड़ती कानून व्यवस्था की जानकारी दी और बाहर निकलने पर नीतीश सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। बिहार में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, पुलिस प्रशासन जनता की सेवा में लगना चाहिए, जनता की रक्षा में लगना चाहिए, तो रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बने हुए हैं और पूरी तरीके से अपराधियों का बुलबाला है। ऐसा कोई भी दिन नहीं है जब बिहार में गोलियां नहीं चलती। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाने के बाद तेजस्वी यादव एनडीए नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। एनडीए ने तेजस्वी यादव को लालू राबड़ी शासनकाल की याद दिलाई और कहा एनडीए सरकार में अपराधी बख्शे नहीं जाते। अब तो अनाप शनाप बोलते रहते हैं तेजस्वी यादव जी। असल में विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं, मुद्दा विहीन विपक्ष क्या करेगा, कुछ बोलना है इसलिए बोलते रहते हैं। कि घटना कहीं घटती है तो प्रशासन कितनी तत्परता से कार्रवाई करता है यह नहीं दिख रहा है उनको। मान्यवर तेजस्वी यादव जी अपने माता और पिताजी के उस दौर को देखते हुए सयाने हुए हैं जिसमें जाति और धर्म पूछकर लोगों की पिटाई होती थी। माफ कीजिएगा, बिहार उस दौर से बाहर निकल गया है। अब बिहार में नीतीश कुमार जी के सुशासन का दौर है। चोर को जोर से बोलने से उनकी बेगुनाही साबित नहीं हो जाती है। तेजस्वी यादव चाहे कितना हाथ पैर मार ले, जंगल राज की युवराज का तगमा उनसे नहीं हटने वाला है। एनडीए की सरकार में कोई अपराधी बच नहीं सकता। नीतीश कुमार के राज में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार सुधरी है, ये जगजाहिर है। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के राज में कानून व्यवस्था को लेकर आज भी एनडीए आरजेडी को ताने दे रहा है। ऐसे में तेजस्वी यादव लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव नीतीश की ताकत पर हमला करना चाहते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। मुंगेर में सीएम नीतीश कुमार ने सौगातों की बारिश कर दी। सीएम ने मुंगेर को 1500 करोड़ की योजनाओं का तोहफा दिया। सीएम ने मुंगेर के लिए कई बड़े ऐलान भी किए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मुंगेर में प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने सरकार का खजाना खोल दिया। सीएम नीतीश ने मुंगेर को 1500 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने 440 करोड़ की 162 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सीएम तारापुर वासियों को 100 करोड़ की लागत से रिंग रोड की सौगात दी। साथ ही सिंचाई के लिए सुल्तानगंज से गंगा का पानी लिफ्ट कर खड़गपुर झील तक ले जाने की परियोजना की भी घोषणा की। सीएम नौवागढ़ी में खेल मैदान, पंचायत सरकार भवन का भी उद्घाटन किए। सीएम ने 100 बेड वाले मॉडल सदर अस्पताल की भी सौगात दी। सीएम ने यात्रा के दौरान जीविका दीदियों से भी बात की। सीएम की यात्रा को लेकर अद्भुत उत्साह दिखा। सौगात, बहुत सारी सौगात हम लोगों को, हमको तो अभी नहीं, जैसे कि बहुत सारी योजनाएं हम लोगों को मिलने वाली है जिनका की लाभ हम लोगों को उठाना है और पहले से भी हम लोग मुख्यमंत्री की तरफ से लाभ उठा ही रहे थे। आज जीविका दीदी बहुत खुश रही और जो अभी तक हम लोग मेहनत किए थे आज उसका एक तरह से इनाम मिला और हमारी जीविका दीदियों का मान बढ़ा। बहुत ही बढ़िया लगा हमें। हम पहली बार सीएम सर से मिले, वो आए, हमसे कुछ बातचीत हुई, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा सीएम सर से मिलकर। सीएम नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक में मुंगेर के लिए सौगातों की झड़ी लगा दी। सीएम ने मुंगेर के लिए कई बड़े ऐलान किए। मुंगेर के तारापुर में रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। तारापुर शहर के दोनों तरफ बाईपास का निर्माण होगा। ऋषि कुंड पर्यटक स्थल का विकास किया जाएगा। कष्टहरणी घाट का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। वासुदेवपुर चौराहा से आईटीसी पार्क चंडी स्थान नया गांव का सड़क निर्माण किया जाएगा। नगर निगम कार्यालय से जेपी चौक तक सड़क का निर्माण किया जाएगा। कोणार्क रोड चौक से अम्बे चौक पूरब सराय तिनवटिया सड़क का निर्माण होगा। बिहार योग विश्वविद्यालय से NH 3338 तक 4 लेन रिंग रोड एवं पहुंच पथ का निर्माण किया जाएगा। संग्रामपुर प्रखंड में 300 एकड़ सरकारी भूमि पर औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जाएगा। खड़गपुर झील में गंगा नदी का पानी पहुंचाया जाएगा। खैराती खां उप नहर के तहत फुसना, ढाड़, कमरगामा डाड़ और खैरा खां शाखा में लाइनिंग का कार्य कराया जाएगा। असरगंज और जमालपुर में प्रखंड सह अंचल कार्यालय सह आवासीय परिसर का निर्माण कराया जाएगा। असरगंज में नए महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
मुंगेर में नीतीश कुमार ने सौगातों की बारिश कर दी। सीएम ने मुंगेर के लिए बड़ी घोषणाएं कर लोगों का दिल जीत लिया। प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार के तोहफा देने का सिलसिला जारी है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव में गोलीकांड को लेकर आज एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। पूर्व विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। किसी भी वक्त अनंत सिंह को बेल को लेकर फैसला आ सकता है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। तारीख 22 जनवरी 2025। मोकामा में पंचमहला के नौरंगा जलालपुर गांव के लोग उस वक्त सहम उठे जब पूरा इलाका गोलियों की गूंज से दहल उठा। सोनू मोनू गैंग और पूर्व विधायक अनंत के समर्थकों के बीच जमकर फायरिंग हुई। मुकेश सिंह के घर पर ताला जड़ने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। नौरंगा जलालपुर में करीब 100 राउंड फायरिंग हुई और पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। अनंत के समर्थक और सोनू मोनू गैंग के बीच आखिरकार ये गोलीबारी क्यों हुई? कभी साथ बैठने वाले दोनों पक्ष के लोग क्यों एक दूसरे के जान के दुश्मन बन बैठे? पहले आप इस पूरी कहानी को समझिए। बताया जा रहा है कि मुकेश सिंह सोनू मोनू की ईंट भट्टे पर काम करता था। सोनू मोनू गैंग ने मुकेश पर 60 लाख रुपए के गबन का आरोप लगाया। पैसे नहीं देने पर मुकेश के घर सोनू मोनू ने ताला जड़ दिया। मुकेश सिंह ने पूर्व विधायक अनंत सिंह से मदद मांगी। अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ मुकेश के घर पहुंचे। ताला खुलवाने के दौरान दोनों पक्ष की ओर से फायरिंग होने लगी। फायरिंग में अनंत सिंह के समर्थक को गोली लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। इलाके के बाहुबली माने जाने वाले अनंत सिंह के साथ गोलीबारी की खबर देखते ही देखते जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। दोनों पक्ष और पुलिस की ओर से मामला दर्ज हुआ। सोनू मोनू गैंग और अनंत सिंह के खिलाफ केस दर्ज किए गए। अनंत सिंह के खिलाफ आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास समेत कई धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हुई। सोनू की मां उर्मिला सिन्हा की शिकायत पर अनंत सिंह के खिलाफ केस किया गया। इसके बाद अनंत सिंह ने 24 जनवरी को बाढ़ कोर्ट में सरेंडर किया, जिसके बाद कोर्ट अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। उधर पुलिस ने सोनू को जलालपुर हॉल्ट के पास से गिरफ्तार कर लिया। इसी मोकामा गोलीकांड को लेकर बुधवार को अनंत सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। एमपी एमएलए कोर्ट में पंचमहला थाने में दर्ज 2 केस को लेकर सुनवाई पूरी हुई, लेकिन सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले 30 जनवरी को भी अनंत सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने पुलिस से केस की डायरी की मांग की थी, लेकिन 30 जनवरी को पुलिस केस डायरी कोर्ट में पेश नहीं की थी, जिसे लेकर कोर्ट ने कहा था कि बिना केस डायरी देखे जमानत नहीं दी जा सकती। अब इस बार देखना होगा कि कोर्ट ने अनंत सिंह की जमानत पर क्या फैसला लिया है। पटना से न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताएं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। कल से ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू होगी। ट्रांसफर पोस्टिंग सॉफ्टवेयर ट्रायल सफल। कल शिक्षा विभाग शाम तक लेटर जारी करेगा। ट्रांसफर पोस्टिंग गाइडलाइन के साथ ही शेड्यूल हो सकता है जारी। फेज वाइज सॉफ्टवेयर से शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। कुल 1,90,000 ट्रांसफर के लिए मिले हैं आवेदन और कल से ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। सूत्रों के हवाले से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सक्षमता और बीपीएससी शिक्षकों का ट्रांसफर होना है और सूत्र बता रहे हैं कि कल से ही ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो सॉफ्टवेयर था उसे अब दुरुस्त कर लिया गया है, सब कुछ ठीक कर लिया गया है। और इसी बीच बेगूसराय से आपको एक बड़ी खबर बता दें, जहां ओवैसी के वक्फ बोर्ड को लेकर दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ओवैसी हैं तो बैरिस्टर, लेकिन उनके मन के अंदर जिन्ना का जिन्न बैठा हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने साथ ही एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर अराजकता वाली बात करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि ओवैसी देश को तोड़ना चाहते हैं। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में बजट सेशन के दौरान कहा था कि हम 1 इंच भी वक्फ की संपत्ति नहीं छोड़ेंगे। ये हैं तो बैरिस्टर, लेकिन इनके मन में जिन्ना का जिन बैठा हुआ है अंदर में, और ये देश को तोड़ना चाहते हैं।
और ये इसीलिए अराजकता भरी बात करते हैं कि भारत सरकार संविधान और कानून से चलता है। अगर वक्फ बोर्ड कानून के तहत जमीन हड़पा है तो जमीन छोड़ना पड़ेगा और ये चेतावनी न दें, कानून किसी का बपौती नहीं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।